नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। हमको आपको तमाम लोगों को ये चिंता रहती है और इस बात की प्रतिस्पर्धा भी रहती है कि आखिर हम देशों से पीछे क्यों रह जा रहे हैं। विकास के मामले में, जीडीपी के मामले में, रुपए और डॉलर और दूसरी मौद्रिक इकाइयों के मामले में हम कमज़ोर क्यों हैं। लेकिन जो लोग विकसित देशों के समांतर न खड़े हो पाने की चिंता से ग्रसित हैं, उन लोगों के लिए तसल्ली बख्श बात ये हो सकती है कि जल्द ही हम एक मामले में तमाम पश्चिमी विकसित देशों के बराबर होंगे या आगे भी खड़े हो सकते हैं। मामला है आबादी का और आबादी के साथ साथ बुजुर्ग आबादी का। 2036 में हमारे यहाँ विकसित देशों की तुलना में बुजुर्गों की तादाद ज़्यादा होगी और अगले साल ही हम लोग दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश हो जाएंगे, यानी चीन को जल्दी ही पछाड़ देंगे। और किसी चीज़ में पीछे कर पाए हो ना कर पाए हो, लेकिन जनसंख्या वृद्धि के मामले में चीन हमारे सामने नहीं खड़ा हो पाएगा। भारत में अब युवाओं की आबादी का हिस्सा कम होना शुरू हो गया है। जनसंख्या अनुमानों पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित तकनीकी समूह की 2020 की रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार 2021 में कुल जनसंख्या में 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं का हिस्सा 27.2% था, जो 2036 तक घटकर 22.7% ही रह जाएगा। इसी के साथ 2021 और 36 के दौरान बुजुर्गों की हिस्सेदारी में लगातार बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा जारी यूथ इन इंडिया 2022 रिपोर्ट के अनुसार बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे अधिक आबादी वाले राज्यों में युवा जनसंख्या में गिरावट होने की संभावना है। 2021 में इन्हीं राज्यों में युवाओं की जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई थी। केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में 2036 तक युवाओं की तुलना में अधिक बुजुर्ग आबादी होने का अनुमान है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में देश के आधे से अधिक यानी 52% बुजुर्ग होंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि 15 साल से कम उम्र की आबादी के अनुपात में गिरावट का अनुमान है, जबकि आबादी में बुजुर्गों के बढ़ने की उम्मीद है। रिपोर्ट बताती है कि युवा आबादी शुरू में बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन 2011-2036 की अवधि के उत्तरार्ध में गिरावट शुरू हो जाएगी। 1991 में कुल युवा आबादी 222.7 मिलियन से बढ़कर 2011 में 333.6 मिलियन हो गई थी, जिसके 2021 तक 371.4 मिलियन पहुंचने का अनुमान है। लेकिन 2036 तक यह घट करके 345.5 हो जाएगी। केरल में युवा आबादी अन्य राज्यों की तुलना में पहले ही पीक पर पहुंच चुकी है। 2021 में यहाँ की कुल जनसंख्या में बुजुर्गों का हिस्सा 16.5% और युवाओं का हिस्सा 22.1% होने का अनुमान लगाया गया था। लेकिन 2036 तक कुल आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी 22.8% और युवाओं की हिस्सेदारी 19.2% हो जाने का अनुमान है। तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश भी ऐसे राज्यों में होंगे जहाँ 2036 तक बुजुर्गों की आबादी युवाओं से ज़्यादा होगी। भविष्य में बुजुर्गों की संख्या अधिक होने की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं पर और कल्याणकारी योजनाओं पर अधिक धन खर्च करने की ज़रूरत महसूस होगी। अब देखना है कि सरकार इतना धन जुटा पाती है। बुजुर्गों की संख्या के मामले में हम विकसित देशों को भले ही पीछे छोड़ दें, पर क्या विकसित देशों में बुजुर्गों को मिलने वाली सुविधाओं के मामले में हम कहाँ खड़े होते हैं, यह देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बुजुर्गों की आबादी में वृद्धि से सामाजिक सुरक्षा और लोक कल्याण प्रणालियों पर दबाव पड़ेगा। इसीलिए अगले 4-5 वर्षों का उपयोग रोजगार सृजन में तेजी लाने के लिए किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। दक्षिणी राज्यों में आश्रित जनसंख्या का हिस्सा बढ़ने की भविष्यवाणी भी की गई है, जिसका मतलब है कि बुजुर्गों के लिए पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के चुनौतियां बढ़ेंगी। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में यही देखा जाता है। युवा कामकाजी आयु वर्ग के विपरीत जनसंख्या में बुजुर्गों की हिस्सेदारी बढ़ने लगती है। तथ्य यह है कि आमतौर पर लोग अनौपचारिक रोजगार में लगे हैं, जहां कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। कुल जनसंख्या में युवाओं का अनुपात 1991 में 26.6% से बढ़कर 2016 में 27.9% हो गया था। फिर नीचे की ओर रुझान शुरू होने और 2036 तक 22.7% तक पहुंचने का अनुमान है।
इसके विपरीत बुजुर्गों की आबादी का अनुपात 1991 में कुल जनसंख्या का 6.8% से बढ़कर 2016 में 9.2% हो गया और 2036 तक 14.9% होने का अनुमान जताया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभावना की 2022 की रिपोर्ट यह बताती है कि अगले साल हम लोग चीन से अधिक आबादी वाले देश हो जाएंगे। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रजनन क्षमता में निरंतर गिरावट के कारण कामकाजी उम्र 25 और 64 वर्ष के बीच में जनसंख्या की बढ़ी हुई एकाग्रता और आयु वितरण में बदलाव त्वरित आर्थिक विकास के लिए एक समयबद्ध अवसर प्रदान करता है, जिसे जनसांख्यिकी लाभ के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि 65 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग वैश्विक स्तर पर 10% से बढ़कर 16% के करीब पहुंच जाएंगे। ऐसे में विकसित देशों को भी बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और पेंशन आदि के मद में अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ेगी। देखना है भारत और दुनिया के और तमाम विकसित देश बुजुर्गों की बढ़ रही संख्या के प्रति कितने सचेत होते हैं और उन्हें कितनी सुविधाएं दे पाते हैं। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।